तो आज करेंगे 2021 का सेट 2, 2 ही पेपर हैं, है ना। 2021 का लास्ट पेपर, इसके बाद हम लोग 2020 वाले करेंगे, उसमें भी 7 पेपर हैं पूरे। ठीक, तो चलो सेट 2 है ये। देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिया है मासा 99, दो संख्याएं इस तरह से लिखा है, मासा 99 153, इस तरह से लिखा हुआ है। इसका मतलब समझना, मासा 99 153 कॉमा करके बराबर 9। इसका क्या मतलब समझे तुम? दो संख्याओं का मासा 9 है, ठीक है, SCF। तो लासा ज्ञात करो, तो लिखा है तो लासा, लासा फिर यही दोनों संख्या, इन्हीं दोनों संख्याओं का लासा, इस तरह से लिखा है। तो इस तरह भाषा रहेगी, भाषा को समझना क्या कह रहा है। तो क्या करें, हमें मालूम है लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, इसी सूत्र से करेंगे। तो लिखेंगे नहीं, ये रफ के लिए है, समझाने के लिए, लिखना नहीं, तुम्हें डायरेक्ट आंसर देना है। तो लासा गुणे मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो ये लिखने की हमें क्या जरूरत है, समझ गए ना क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ लिख देते हैं संख्याओं गुणनफल मतलब 99 गुणे 153, और यहाँ कौन लिखाएगा, लासा। लासा कितना है, 9, सॉरी लासा नहीं, कितना है ये, मासा है ना। तो मासा 9 है, तो और तुम्हें चाहिए क्या, लासा। लासा मतलब LCM, तो 9 जाके भाग देगा, लासा आ जाएगा। तो 9 को वहाँ ले जाओ और भाग दे दो, 153, और लासा आ गया यहाँ से 99 153, और ये बटे 9 है ना। तो 9 एकम 9, और यहाँ से भी 9 एकम 9, 9 एकम 9 है ना, 9 से कट गया। अब 153 को 11 से भाग दे दें, तो हाँ गुणा कर दें, तो कितना हो गया, 153 दाम 1530, और 1683 आएगा, है ना, 1683 ये लासा आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे है 4, ऑप्शन नंबर 4, 1683। ठीक, समझ गए। फॉर्मूला भी याद हो जाना चाहिए, आ सकता है कई हर पेपर में लगभग आ जा रहा है। तो अब देखते हैं इसी का ख। देखो एक के ख में क्या पूछ रहा है, द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं ये पूछ रहा है। एक का ख, एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसके मूल कैसे हैं, रूट्स कैसे हैं, मतलब रियल हैं या फिर इमेजिनरी है या बराबर है, वही बताना है। वास्तविक, काल्पनिक या बराबर क्या है। तो विविक्तिकर से पता करते हैं कि मूल कैसे हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, देखें कितना आता है, 0 आएगा तो बराबर है, वास्तविक है, माइनस आया तो काल्पनिक है, और बड़ा आया 0 से तो वास्तविक है लेकिन बराबर नहीं है, असमान है। तो b स्क्वायर, b क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, डायरेक्ट अब लिखेंगे हम, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, a कितना है 3, और c कितना है, वो भी 3 है। तो कितना आ गया, 25 में से 9 चौक 36, 25 में से 36 निकालने की जरूरत नहीं, कितना आएगा, ऋणात्मक आएगा कि धनात्मक आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो लिख देंगे कि नेगेटिव आ रहा है, लिखना नहीं है, समझ जाओ। नेगेटिव का मतलब मूल कैसे हैं, माइनस आ रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस आ रहा है, तो मूल कैसे हैं, काल्पनिक है। तब इससे बोल रहे हैं, सुन नहीं रहे हो क्या तुम लोग। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये मान अगर नेगेटिव आया तो मूल काल्पनिक है। ये धनात्मक आ रहा है अगर 0 से बड़ा तो वास्तविक है और असमान है, और 0 आया है अगर ये मान तो वास्तविक है और बराबर है, ठीक है, रियल और इक्वल। अब एक का ग देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। दो बिंदु दिए हैं, इनके बीच की दूरी, सूत्र x1 y1 x2 y2। तो सूत्र क्या होता है दो बिंदुओं के, x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस, फिर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 2 में से 3 का होल स्क्वायर, कितना हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस 1 का, है ना। तो 36 और 1 37 आएगा ना ये रूट में। तो ये हो गया 37 प्लस 1 आएगा, 36 और प्लस 1 37, तो 37 का तो निकलेगा नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा, रूट 37, सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला देखते हैं, ये था ग। अब घ पे, यदि त्रिभुज में भुजाएं दी हुई है, देखो फिर से ए बी बराबर 5, बी सी बराबर 5 रूट 3, त्रिभुज की जैसे हमने बात की है
कि कौन सा कर रहे हैं हम लोग, एक का घा, एक के घा में त्रिभुज का नाम रख दो। यहाँ पे ABC नाम रखा है, जो दिया है वो लिख लो यहाँ पे, AB 5 समझने के लिए, ठीक है। BC 5√3 और क्या दिया है, AC 10 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कोण B कितना होगा, तो कोण भुजाएं देकर कोण पूछ रहा है, इसका मतलब है पाइथागोरस से चेक कर लेना है। अगर ये सबसे बड़ी भुजा जो कि कर्ण होती है हाइपो, अगर वो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर आ रही है तो फिर ये समकोण त्रिभुज है। और कर्ण के सामने क्या होता है, 90 अंश होता है। तो अगर ये आ गया, कर्ण है ये, अगर ये कर्ण आ गया तो इसका मतलब इसके सामने वाला कोण 90 हो जाएगा, वही पूछा गया है तुमसे। तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 100 हो गया। और AB का स्क्वायर 25 है ना, 5 का स्क्वायर 25, और इसका स्क्वायर क्या आएगा, 5√3 का स्क्वायर 25 और 3 75, 5 पंजे 25 और 3 रूट हटेगा 3 तो 75, और दोनों को जोड़ दें तो 100। इसका मतलब इन दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर आ रहा है, 100। हाँ ये 100, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग किया ना, ये 100 आ रहा है, जो कि इस भुजा के वर्ग के बराबर है। इसका मतलब ये कर्ण है, और कर्ण के सामने 90 डिग्री होता है, तो कोण B कितना हो गया, 90 डिग्री। कोण B बराबर 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन है थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अब इसी का 1 का अंगा में क्या कह रहा है, tan 46 प्लस A, 46 डिग्री प्लस A बराबर cot 30 डिग्री। तो A का मान पूछ रहा है, तो ऐसे सवालों के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर करते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 30, या फिर tan, हमें tan बनाना है ना, तो tan 90 माइनस 30, तो यहाँ लिख देंगे tan, ये पहले जैसे वैसे लिख देंगे, 46 प्लस A बराबर, इसको भी tan लिखना है क्योंकि दोनों बराबर होगा तभी कोणों को हम बराबर दिखा पाएंगे। तो ये लिख सकते हैं tan 90 माइनस 30, cot ही तो बनेगा। तो अब दोनों तरफ tan है तो अब हम कोण को बराबर दिखा सकते हैं। तो 46 प्लस A बराबर 90 माइनस 30, तो A कितना आ जाएगा, A निकालना है तुमको, तो यहाँ ले जाओ, 90 में से 90 माइनस 30 मतलब 60 है ना, ये 60 हुआ, और 46 वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। तो A बराबर 60 माइनस 46 कितना आ गया, 14 आ गया। A बराबर 14, तो आंसर कौन सा हो गया इसमें, पहला ऑप्शन यहाँ सही हो गया। अब चा देखो, इसी में चा, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। एक का चा, ठोस अर्धगोला। अब देखो ये ठोस है, तो यहाँ पे भी रहेगा ना पृष्ठ वृत्ताकार। अगर ये खोखला होता तो यहाँ पृष्ठ नहीं होता, तब तो ये खोखला हो गया। जैसे गेंद फट जाती है रबड़ वाली, तो अंदर खोखला रहता है, तो कितना पृष्ठ होता है, ऊपर का पृष्ठ रहता है और अंदर रहता है ना, अंदर भी तो पृष्ठ है, इतना मोटा होता है गेंद जो होता है रबड़। तो बाहर एक अर्धगोला बनता है और अंदर भी अर्धगोला। तो अगर खोखला होगा तो अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 बार जोड़ेंगे, याद रखना। खोखला भी कह सकता है, अगर खोखला आ गया तो 2 वक्र पृष्ठ बन रहा है यहाँ पे, बाहर का और अंदर का। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, आधे गोले का 2πr² होता है। तो अंदर भी वही बन रहा है 2πr², दोनों को जोड़ देंगे 4πr²। लेकिन अभी ये ठोस गोला है, मतलब यहाँ से कुछ नहीं है, बंद है, अंदर ठोस है, भरा हुआ है, पत्थर का समझ लो। तो कहाँ कहाँ एक बनेगा, नीचे जो उसका वक्र पृष्ठ है, जैसे जो घूमा हुआ है वक्र पृष्ठ, प्लस ऊपर वृत्त। तो फिर इसमें 2 पृष्ठ हैं, वक्र पृष्ठ, आधे गोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr², और ऊपर जो वृत्त बना है वो क्या होता है, πr², टोटल 3πr²। तो 3πr² ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं अगला खंड। देखो दूसरे का आ रहा है, इसमें स्टेप लिखने पड़ेंगे, ठीक, डायरेक्ट ऑप्शन नहीं, स्टेप लिखने हैं। तो क्या कह रहा है, इसका विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम हम लिख देंगे मानक रूप में बदलने पर। तो मानक रूप क्या होता है, मानक रूप लिखेंगे, मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में बदलने पर। तो सबका लासा ले लिया जाए,
यहाँ गुणा होगा, फिर यहाँ गुणा होगा, पूरे का बटे 2 आएगा, 2 उधर जाके गुणा होके 0 हो जाएगा। तो ये क्या बना 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 पूरे का बटे 2 और 2 उधर गया तो 0 हो गया। ठीक है, मानक रूप में बदल गया। अब इसका क्या करो, विविक्तिकर ज्ञात करो। तो लिखेंगे यहाँ पे विविक्तिकर, विविक्तिकर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसी में मान रख दो इसका, तो b क्या है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, a मतलब 2 और c मतलब 3। यहाँ पे ये भी लिख देना, ठीक है। a बराबर कितना है 2 है और b बराबर 4 है और c बराबर 3 है। लिखने के बाद अब हल कर दो, तो कितना हो गया 16, 3 दूनी 6 चौक 24, कितना आ गया -8। तो ये है आंसर, ठीक है -8। इसका विविक्तिकर कितना आएगा -8। केवल पूछा है विविक्तिकर बताओ, ये नहीं कहना है कि वो काल्पनिक है वास्तविक है। ये तो जब तुमसे कहेगा मूल कैसे हैं तब इसको देखकर बताओगे। बताओ मूल कैसे हैं इसके आधार पर। काल्पनिक है, नेगेटिव आया है ना, काल्पनिक है मतलब इमेजिनरी है, इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक, चलो अब इसमें दूसरा देखो क्या है, त्रिभुज बना है और इसमें भुजाएं बतानी है। तो दूसरे का ख, दूसरे का ख में कह रहा है एक त्रिभुज बना हुआ है इस तरह से, और इस ABC, ABC। अब इसमें तुम्हें अनुपात दिया हुआ है, एक रेखाखंड ऐसे काट रहा है इसको, एक रेखा है और नाम दे दिया वहाँ पे D और E, DE ऐसे नाम दे दिया है। और अनुपात कहाँ कहाँ दिए हुए हैं, जो अनुपात दिए हैं वो तुम लिख दोगे। दिया क्या क्या है, दिया है DE पैरेलल है, DE पैरेलल BC, DE समांतर BC, D है ना BC के समांतर, और AD बराबर 3 सेंटीमीटर। और क्या दिया है बोलो, AE, हाँ बोलते जाओ, AE बराबर 2 सेंटीमीटर और DB बराबर 6 सेंटीमीटर। EC ज्ञात करना है, EC क्या है ये ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम वही लगाएंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लिख देंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक या फंडामेंटल बोलो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इंग्लिश में उसको देख लेना। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, तो क्या होगा, अगर कोई रेखा समांतर है तीसरी भुजा के तो वो बाकी दोनों को बराबर अनुपात में बांटती है, मतलब AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक है, तो लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब जो जो दिया है वो रख दो, AD 3 सेंटीमीटर, DB 6 बराबर AE 2 और EC तो तुम्हें निकालना ही है बटे EC। बस हो गया। अब क्या क्या बचा, यहाँ 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब ये EC इधर आके गुणा हुआ, EC बराबर और 2 इधर जाके गुणा हो गया, तो EC बराबर 4 सेंटीमीटर, जो भी है सेंटीमीटर में ही है। हाँ, तो EC हो गया, यहाँ लिख देंगे, यही आंसर हो गया है ना, EC बराबर 4 सेंटीमीटर। अब अगला देखते हैं ग। तो देखो यहाँ पे 2 के ग में tan थीटा बराबर 1 दिया है, तो 2 sin थीटा cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो क्या हुआ, tan थीटा दिया है, sin थीटा निकालना है। तो तीनों भुजाएं पता हो तो सब पता रहेगा। तो tan थीटा मतलब तुम्हें क्या पता है, तो यहाँ लिखेंगे हल। tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 दिया हुआ है, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, याद है ना सबको, अब याद होना चाहिए। बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 1 लिख सकते हैं। तो मतलब लंब भी तो यहाँ लिख लेंगे। इससे हमें पता चलता है कि लंब कितना है, 1x है, और आधार भी कितना है, 1x है। x क्यों लिखते हैं मालूम है ना, क्योंकि ये तो अनुपात है। अनुपात मतलब जो भी संख्या रही होगी वो कट के सरलतम रूप में है। तो संख्या कौन सी है, कुछ रहा होगा, एक ही संख्या से तो कटा होगा, माना वो x है ना, किसी एक ही संख्या से तो कटा रहा होगा, तो माना वो x से काटा गया है, तो यहाँ पे x लिख दिया हमने।
इसीलिए x लिखते हैं, हालांकि वो तो कट ही जाएगा अभी, है ना। तो लंब बराबर 1x, आधार बराबर 1x, तो हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो त्रिभुज बनाने की क्या जरूरत है, कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो रख दो यहाँ पे। तो 1x का स्क्वायर प्लस 1x का स्क्वायर बराबर हो गया 2x स्क्वायर, हुआ ना। ये तो आएगा 1 का 1 ही आएगा, तो क्या बनेगा, ये x स्क्वायर, ये x स्क्वायर बनेगा और ये भी x स्क्वायर बनेगा, दोनों जुड़कर 2x स्क्वायर। तो फिर कर्ण क्या आ गया, कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर आया है ना, हाँ इसका रूट रख देंगे 2x स्क्वायर, तो x का रूट निकलेगा, 2 का नहीं निकलेगा, तो क्या बनेगा रूट 2x, है ना। रूट 2 तो निकलेगा नहीं, पर ये स्क्वायर है तो बाहर आ गया, तो रूट 2x आ गया, कर्ण बराबर, हाँ x रूट 2 भी लिख सकते हैं, रूट 2x भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमें चाहिए, अतः कर्ण मिल गया, अब हमें चाहिए 2 साइन थीटा, अतः 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 गुणे साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, गुणे कॉस थीटा मतलब आधार बटे कर्ण। अब सभी मान रख दो, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 1 है ना, और 1x है, तो 1x लिख देते हैं, और कर्ण कितना है रूट 2x है, रूट 2x है, गुणे आधार फिर से 1x और कर्ण रूट 2x, ठीक है। x सब जगह कट गया, अब 2 गुणे 1 बटे रूट, अब देखो गुणा कर लो सीधे, तो रूट 2 पलट क्यों दोगे भाई, भाग है क्या, भाग होगा तब पलटना, ऐसे उल्टा पुल्टा काम करोगे तो आता हुआ सब नंबर चला जाएगा, भाग होगा तब पलटते हैं। तो अब नीचे नीचे गुणा हो जाएगा ना, तो रूट हट गया, तो क्या आ गया 1/2 आ गया, अब यहाँ से 2 और 2 कट गया, तो आंसर आ गया 1, है ना। 1 1 में 1 सब 1 ही आया ना, 1 1 में 1/1 बराबर 1, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, घ में ये कर देते हैं, है ना, जगह है भी, तो 1 का घ, देखो क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। तो सब कुछ तो दिया है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, तो त्रिज्या आर दिया हुआ है, कोण भी दिया हुआ है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो लिख देंगे क्या क्या दिया हुआ है, केंद्रीय कोण थीटा बराबर 30 डिग्री, त्रिज्य खंड की त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर, ये सब लिख देंगे जो दिया है, ठीक है, दिया है बराबर करके। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड क्षेत्रफल फॉर्मूला लिखेंगे थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रख दो, थीटा है 30 डिग्री, 360 इंटू 22/7 इंटू आर मीन्स 14 इंटू 14, तो यहाँ से 0 0 कट गया, और 3 और ये 12 हो गया, 2 6 12, 2 11, और 7 एकम 7 दूनी 14, और फिर यहाँ पे 2 3, हाँ 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, अब नहीं कुछ कटेगा, तो चलते हैं इधर, इसको हम नहीं काट रहे हैं, हम इसको काटेंगे, छोटा हो जाए, है ना, 2 यहीं रहने दो, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, अब यहाँ से सीधे कर देते हैं, 11 दूनी 22, 22 सत्ते, है ना, 22 सत्ते, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154/3 आ गया। अब इसको दशमलव में बदल लो, आंसर आ गया, ठीक है। दशमलव में अगर चाहें तो कितना आएगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो गया, और फिर 3 एकम 3, फिर 1 बचेगा, 3 त्रिका 9, फिर 1 बचेगा, तो 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो तीसरे का है, सिद्ध कीजिए √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पे कई बार किया है, वो तुम लोग पीछे वीडियोस में जाके देखो, हर सवाल को ऐसे ही करना है, ठीक है, परिमेय संख्या सिद्ध करने वाले। तो ख करेंगे, x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस 3y बराबर 0, ये दो समीकरण है, इनको हल करो।
तो कितना आसान है, साफ दिख रहा है, लिख देंगे, दिया है समीकरण बराबर ये। अब क्या करें, विलोपन विधि से तो y गायब करना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्या जरूरत है, सीधे इसको गायब करो, 1 में से 2 को घटा दें तो ये माइनस बन जाएगा, इससे कट जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर है ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, लिखने के बाद अब घटा देंगे, तो घटाने के बाद यहाँ पे एक बार और लिखना पड़ेगा तुमको, बराबर 26, पहले लिखना वाक्य सेंटेंस, और उसके बाद यहाँ पे x माइनस 3y बराबर 0, क्योंकि तुमने इसमें से इसको घटाया है तो ये चिन्ह सारे बदल गए। ठीक है, इस पे ध्यान देना। अब ये माइनस प्लस हो गया, कट गया, अब ये भी प्लस माइनस है, तो 3 में से 1 y गया, 2 y है ना, हुआ, ये प्लस हो चुका है, तो ये 3 में से 1 y गया प्लस 2 y बराबर 26 में से 0 गया 26, तो y 2 जाके भाग दे देगा, कितना आ जाएगा 12, 2 13 है ना, 2 भाग देगा ना, इसको गुणा है तो y बराबर 13 आ गया। अब x चाहिए तो समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिखने के बाद अब आ जाएंगे समीकरण 1, x माइनस वाई मतलब 13 बराबर 26, 13 माइनस उधर जाकर प्लस हो गया, तो x बराबर 13 26 में प्लस होगा तो 39 आएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया x, अतः x बराबर 39 और y बराबर 13, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगले में देखें। ग, 2 बिंदु दिए हुए हैं जो कि तीसरे बिंदु से समदूरस्थ हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 3 का ग, तो यहाँ पे 2 बिंदु हैं Q P R, 3 बिंदु दिए हैं, बिंदु Q बराबर 0, 1 और P बराबर 5, -3 और R है x, 6, R है x, 6, ये 3 बिंदु हैं। क्या बोल रहा है सूत्र में, बिंदु Q P और R से समदूरस्थ है, ये वाला बिंदु इन दोनों से समदूरस्थ है। इसका क्या मतलब हुआ, इसकी यहां से दूरी बराबर है, यहां से दूरी है ना, इसकी यहां से जो दूरी है वही दूरी इसकी यहां से है। भाषा में यही लिखा है, भाषा समझ रहे हो, बिंदु Q इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, मतलब ये इससे भी उतनी दूर है जितना दूर इससे है। ठीक है, तो लिखेंगे क्योंकि बिंदु Q P तथा R से समदूरस्थ है, अतः, बात समझे कि नहीं, अतः PQ बराबर RQ है ना, ऐसे लिख लेना, क्योंकि बिंदु Q बिंदु P तथा R से समदूरस्थ है, अतः PQ बराबर RQ। सिचुएशन समझ रहे हो कि नहीं, ये P है और ये R है, इन दोनों पॉइंट से जो बिंदु Q है वो ऐसी जगह पे है कि जितना यहाँ से है उतना ही यहाँ से है, तो ये दूरी बराबर ये दूरी, यही लिखना है, तो लिख दिया। तो दोनों दूरी निकालेंगे। अब पहले PQ निकालो, PQ निकालोगे तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 है ना, रूट में x2 माइनस x1 दैट मीन्स 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट मीन्स -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बराबर है, तो अभी तुमने PQ का लिख दिया है ना, यहाँ से जब यहाँ की दूरी निकाल रहे हो तो इसको x2 y2 मान रहे हो, इसको x1 y1 मान रहे हो। अब कहाँ की दूरी चाहिए, RQ चाहिए, इन दोनों की। अब ये x2 y2 हो गया और ये x1 y1, ठीक है, जिन दोनों को निकालोगे वहाँ नाम रख देना। तो अब ये रूट में आ गया, x2 कौन है, x ही है, माइनस x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट मीन्स 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हल करो, ये कितना हो गया, 5 ही तो आएगा, और 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25, और ये -4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, क्योंकि माइनस स्क्वायर प्लस बनता है, माइनस का स्क्वायर प्लस बनता है। तो यहाँ पे अब ये क्या आएगा, सिर्फ x बचेगा, x स्क्वायर बनेगा, और ये 6 में से 1 गया 5, तो 25 हो जाएगा, है ना। अब तुम्हें x चाहिए, तो जब x चाहिए ऐसे बना हो तो स्क्वायर करके रूट हटाया जाता है,
आखिर कैसे निकालोगे जब रूट, हाँ उधर भी स्क्वायर कर दो इधर भी स्क्वायर कर दो तभी तो रूट हटेगा, नहीं तो कैसे निकालोगे, रूट में से नहीं निकाल सकते। तो बस क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो जैसे ही वर्ग करोगे तो रूट 25 ये रूट हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 25 + 16 जोड़ दो, कितना आया ये 31 10 41, ये 41 आया, ठीक है, और ये आया x² + 25 आया, दोनों तरफ स्क्वायर किया रूट हट गया। अब तुम्हें x चाहिए तो 25 इधर आके 41 में से माइनस होगा, तो उसी बात को सीधा लिख लो, 41 में से 25 माइनस हो रहा है, कितना आ रहा है 16 आएगा, है ना, तो ये 16 आ गया, x² बराबर 16 आया, तो x बराबर क्या आएगा, हाँ इसका रूट निकलेगा और आंसर लिखेंगे +-4, ठीक है, स्क्वायर में तो प्लस माइनस दोनों आता है, तो x का मान हुआ +-4, ये आंसर लिख देंगे। देखो ये घ है, तीसरे का घ, 2 नंबर का सवाल, बहुत आसान, लिखेंगे दिया है ये, फिर से वही बात है, दोनों कोणों को और a का मान बताना है, तो a का मान बताने के लिए ये कोण बराबर ये कोण लिखना चाहिए, तो कब लिख सकते हो, जब ये भी tan है तो ये भी tan है, ठीक है, या ये cot है तो ये भी cot है, जहाँ तुम्हें सही लगे वो कर लो। तो cot को तो बड़ा पड़ रहा है, 90 में से घटाने में थोड़ी झंझट सी लग रही है, इसको बदलते हैं, हाँ इसको cot बना लेते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan को, इसको लिख सकते हैं cot 90 - 2a। अब जो सूत्र अपने पास cot 90 - थीटा बराबर tan थीटा ही होता है, इसका मतलब हमने यही चीज़ लिखी है ना, कुछ बदला नहीं, और ये बराबर हो गया cot a - 18। अब हो गए दोनों तरफ cot, तो अब हम कोण को बराबर लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 90 - 2a = a - 18। अब ये निकल जाएगा, a को एक तरफ करो और संख्याओं को एक तरफ करो, तो ये माइनस उधर गया तो क्या बन गया a + 2a, और 18 इधर आया तो 90 + 18, इसी को सीधा लिख लेते हैं, कितना आया ये 3a बराबर ये कितना आ रहा है 108, तो यहाँ लिख लेंगे 108, इसी को सीधा लिखा है, ठीक है, इधर से हल करते हैं ना हम लोग। तो अब 3 उधर जाके भाग करेगा तो a बराबर 3 × 3 = 9 और 1 आया 3 × 6 = 18, तो a बराबर 36, ये आंसर हो गया। चलो हो गया इसमें, ठीक। यह है यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो तीनों बिंदु यहाँ लिख लेंगे 8, 1 ऐसे लिखेंगे, दिया है बिंदु 8, 1 और k, -4 और 2, -5, 2, -5, ये संरेख है तो k का मान ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे, दिए गए बिंदु संरेख होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, बस यही कंडीशन लगाओ और सूत्र लिखो। तो सूत्र बोलते जाओ, याद है दीपक, तुम बताओ सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आधार गुणे ऊंचाई, यही बोलोगे, मालूम था, रोज वही बोलते हो। यहाँ बिंदु हैं तो फिर आधार गुणे ऊंचाई क्यों बोल रहे हो, अच्छा x लगा के निर्देशांक में बोलो ना, x² वो x2 x1 ब्रैकेट y2 - y3 1 2 3 प्लस x2, 2 के बाद 3 आएगा, y3 - y1, 2 के बाद 3 आता है और 3 के बाद, हाँ 4 नहीं बोलना, यहाँ 1 2 3 है तो उसी में बोलना है, प्लस x3 के बाद 3 के बाद क्या आएगा 1 आएगा ना, 3 के बाद 1 आएगा, ठीक है, इस फॉर्मूले को 1 2 3 यही 3 ही नंबर ही है, इन्हीं में बोलो, तो ये क्या बनेगा y1 - y2 बराबर 0, हो गया सारा। तो चलो हल करो, मान रखो, ये है तुम्हारे, इसमें लिख लेना अगर ध्यान रखने के लिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, अब रखो सारा यहाँ पे, 2 तो पूरे के साथ गुणा है, उधर जाकर 0 हो जाएगा, तो बिग ब्रैकेट में x1 कितना है 8, यहाँ
सही है ना, गुणा ही है ना। 8 गुणे y2 माइनस y3, y2 कौन है -4, -4 y3 -5, तो यहाँ भी माइनस है, वो भी माइनस है, +5, ठीक है, प्लस x2 के है y3 -5, फिर यहाँ माइनस, तो y1 1, x3 2, y1, अब y1 देखो क्या है, तो x हो गया, x3 है ना ये, चलो y1 कितना है 1 है, माइनस y2 -4 है, तो प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, ये माइनस मिलकर +4 बराबर 0। सॉल्व करो तो क्या हो गया, माइनस ये कितना हो गया +1, तो 8 एकम 8, +1 आएगा ना, ये प्लस माइनस बड़े का चिन्ह लगेगा, 8 एकम 8, तो ये 8 आया यहाँ पर बताओ गुणा करो, -5 के और -1, सॉरी सीधे घटा लो ना, कितना हुआ -6 हुआ, तो -6 के आएगा, यहाँ जाओ, 4 1 5, 5 2 10, 5 दूना 10 हो गया, +10 बराबर 0। अब देखो 10 और प्लस दोनों प्लस 18 हो गया, तो क्या बना -6k + 18 बराबर 0। 6k उधर कर लो, पॉजिटिव हो गया, तो क्या बना 6k बराबर 18, ये हम उधर ले गए, ठीक है, उसी को सीधा लिख लिया, समझ में आई बात। तो फिर k बराबर क्या आएगा, 6 जाकर भाग कर देगा, 3 आ जाएगा, तो भाग दे दिया तो कितना आ गया, k बराबर 3 आ गया, तो k का ये आंसर है, k बराबर 3। ठीक, देखो ये सवाल है, इसका मान हमें बताना है, तो दिख रहा है ये दोनों कोटि पूरक हैं, 90 आ रहा है जोड़ने पे, तो वही नियम जो अभी तक करते आ रहे हैं करेंगे, लिखेंगे 3 sin 68 को लिख सकते हैं sin 90 - 22, है ना, दूसरा वाला घटेगा 22, ये हो गया, बटे cos 22 -3, इसका कोटि पूरक ये है, तो इन दोनों को साथ में लिखेंगे, तो लिखेंगे 3 tan 90 - 50, है ना, तभी तो 40 आएगा, इसके साथ कौन रहेगा tan 50, फिर tan 45, उसका तो मान पता ही है, उसमें क्या दिक्कत है, tan 45 1 होता है। अब यहाँ 90 - थीटा क्या होगा, cos थीटा, तो ये बनेगा 3 तो रहेगा ही, और ये बन जाएगा cos थीटा, थीटा मतलब ये, तो cos 22 बटे cos 22, हाँ ये दोनों कट गए, गुणा में है, -3, ये क्या बनेगा tan 90 - थीटा cot थीटा, ये बन जाएगा 3 × cot 50, है ना, cot 50, और tan एकम tan ही हुआ, तो tan 50 ही है वो, और फिर से वही आ गया, एक बार समझा देते हैं फिर से, क्या हुआ यहाँ पे, क्या आया 1 आया ना, ये 3 एकम 3, टोटल यहाँ 3 बचा, तो 3 - 3 cot, हाँ cot को क्या लिख सकते हैं 1 बटे tan का उल्टा होता है, तो cot को लिख सकते हैं 1 बटे tan 50, और गुणा tan 50, एक बार बताया था ना कि ऐसे भी डायरेक्ट काट सकते हो, क्यों कटता है, क्योंकि ये जो है इसका उल्टा है, बटे में आएगा कट ही जाएगा, तो जब भी tan cot आए तो कट सकते हैं, sin cosec आए उसी कोण के लिए कट सकता है, cos और sec आए कट सकता है, ठीक है, गुणा में, ये कट गया, तो 3 - 3 तो बचा, क्योंकि ये 1 हुआ 1 हुआ 1 कम 1 3 कम 3, तो 3 - 3 बराबर 0 आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका बहुलक निकालना है, तो फॉर्मूला ये है, इन सभी को जानते रहो, क्या है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो पहले ये तो पता रहे बहुलक वर्ग, कौन है बहुलक वर्ग, कौन सा 10 और 20, तुम बताओ बहुलक वर्ग कौन सा है इसमें, ये वाला 30 से 40, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक वर्ग कहलाएगा।
तो इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, ये है बहुलक वर्ग। तो ये क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो सब यहाँ लिख लेना, बहुलक वर्ग कौन है, 30 से 40 वाला है। बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, निम्न सीमा कितनी है, सब लिख लो। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर 30 है। बहुलक वर्ग की ये क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 16 है। तो यहाँ 16 लिख लो। ये क्या है, बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता। तो इसके पहले ये वर्ग है, इसकी बारंबारता 12। तो F0 हो गया 12। और F2 क्या है, इसके बाद वाले वर्ग की, बहुलक वर्ग के बाद वाला वर्ग ये है, इसकी बारंबारता 4। तो F2 बराबर 4, ये सब लिख लोगे। और फिर H क्या है, वर्ग माप है, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है 10-10 का डिफरेंस है सब में। तो H बराबर हो गया 10। ये सारी बातें यहाँ लिख दोगे, उसके बाद ये सूत्र लिखोगे। तो अब रखो यहाँ पे L बराबर 30 प्लस F1 16 माइनस F0 12 पूरे का 2 गुणे F1, F1 मतलब 16 माइनस F0 12 माइनस F2 4 गुणे H मतलब 10। अब हल कर लो, 30 प्लस 16 में से 12 गया 4 पूरे का बटे 16 दूनी 32, 32 और ये कितना है 16, माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16, तो 32 में से 16 गया 16 और गुणा 10। और हल करो, 30 प्लस कट सकता है अभी, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 1/4 गुणे 10 बचा। अब 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 एकम 5/2 बचा। 30 प्लस 5/2, अब इसको जोड़ दोगे 30 दूना 60, 60 और 5 65, तो आंसर आ गया 65/2। और 65/2 मतलब कितना हो गया, 32.5 है ना, 32.5 ही हुआ ना, 32.5 आंसर हो गया। यही है बहुलक। ठीक है। 5 के क में क्या कह रहा है, 2 समीकरण दिए हैं, इनको वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो पहले मानक रूप में बदल लो, तो लिखेंगे मानक रूप में बदलने पर, तो इसका मानक रूप क्या आएगा, 2x प्लस वाई और c इधर आएगा, है ना, -5 बराबर 0। मानक रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तथा 3x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ से लिख देंगे कि यहाँ पे a1 क्या है, a1 बराबर 2 है और b1 1 है, c1 -5 है। यहाँ पे a2 तथा a2 3 है, b2 -2 और c2 -4 है। मिल गया। अब तुम्हें लिखना है वज्र गुणन विधि। वो वज्र गुणन विधि के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, a1 x अपॉन, ये फॉर्मूला है वज्र गुणन विधि में, x बटे b1 c2, है ना, b के बाद c आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, यही क्रम है। b1 c2 माइनस में क्या होगा, इसी का पलट जाएगा, मतलब 2 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ चला जाएगा, क्या बन जाएगा, b2 c1 बराबर y बटे, अब वहाँ यहाँ b से शुरू हुआ था ना, तो ये c से शुरू होगा, b1 था और 1 था, तो वहाँ पे 2 होगा कि c1 होगा, c1 होगा, तो यहाँ b है तो वहाँ पे c1 हो जाएगा। ठीक है, b के बाद c, c1 के बाद, c के बाद क्या आता है, a आता है, तो c1 और उसमें क्या होना चाहिए, 1 के बाद 2 माइनस, अब यही पलट जाएगा, तो c1 की जगह c2 हो जाएगा, c2 a1। ठीक है, ये जो नंबर है पलट गए, बराबर 1 बटे, अब यहाँ c था तो c के बाद फिर क्या आएगा, a आएगा, तो यहाँ हो जाएगा a1 और a के बाद b आता है और 1 के बाद 2 आता है, फिर ये पलट जाता है, तो ये हो जाएगा a2 b1। ठीक है, ये सूत्र है। अब इसी में सब मान रख दो,
A1 कितना है, A1 एक मिनट, तो A1 2 है यहाँ पे ना, और B1 यहाँ B1 चाहिए, तो x बटे B1 C2 1 -4, ये हो गया 1 इंटू -4, फिर माइनस लगाओ B2 C1 B2, फिर माइनस आ रहा है ना, गुणे C1 क्या है -5 हो गया, ये हो गया आपस में और ये आपस में हो गया, बराबर y बटे C1 A2 C1 -5 गुणे A2 कहाँ है 3, माइनस C2 -4 गुणे A1 2 बराबर 1 बटे A1 B2, A1 मीन्स 2 गुणे B2 मीन्स -2, ये हो गया, फिर माइनस A2 B1 मीन्स 3 इंटू B1 मीन्स 1, ये 1 हो गया। ठीक, अब इसको हल करो अगली लाइन में, यहाँ तक आ रहा है पूरा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बटे -4 और ये क्या आया प्लस 10 आएगा, और यहाँ माइनस है तो -10 बराबर, यहाँ पे देखो y बटे -15, ये दोनों माइनस में आएंगे, -8 है, बाहर माइनस है तो +8 हो गया, बराबर यहाँ आ जाओ, ये आया -4 और यहाँ पे दोनों प्लस है, 3 एकम 3, बाहर माइनस है तो -3। ठीक है, अब अगली लाइन में यहाँ चलो, तो टोटल कितना आ गया, x बटे -18 y बटे -7, x बटे -14, 18 कह रहे हैं, x बटे -14 और y बटे -7 आया, यहाँ लिखेंगे x बटे -14 बराबर y बटे -7, y बटे -7 बराबर, यहाँ क्या आया 1 बटे -7, यहाँ पे भी आया 1 बटे -7, तो एक बार ये x वाले को इसके साथ लेंगे और एक बार y वाले को इसके साथ लेंगे, क्योंकि तीनों बराबर ही हैं, तो लिखेंगे अतः x बटे -14 बराबर 1 बटे -7, तो फिर x बराबर क्या आया, इधर जाके गुणा हो गया, तो 1 बटे -7 के साथ गुणा हुआ -14 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 कम 7 दूनी 14, तो x बराबर आ गया 2, x का मान 2। अब इसी तरह से पुनः अब ये वाला उसके बराबर करेंगे, तो y बटे -7 बराबर 1 बटे -7, फिर से -7 उधर जाके गुणा होगा, तो 1 बटे -7 गुणे -7 माइनस माइनस कटा, 7 एकम 7 कटा, तो y बराबर क्या आ गया 1, तो लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर 2 y बराबर 1 आंसर। ठीक, सिद्ध करना है। अब देखो क्या है, सिद्ध करना है ये, और ये दिया हुआ है। ठीक, तो DE समांतर AC तुम्हें देखना पड़ेगा कौन से त्रिभुज में है ये, DE AC के समांतर है, तो बड़ा वाला त्रिभुज हुआ, DE AC के समांतर है और AB और BC को दो बिंदुओं पर काट रही है, ऐसा है कि नहीं, अगर सब मिटा दो तो AC के समांतर और बाकी दो भुजाओं की दो बिंदुओं को काट रही है, तो कौन सा प्रमेय लगेगा, समानुपातिकता प्रमेय। तो जब एक भुजा के समांतर होती है और दोनों भुजाओं को काटती है तो ये दो बराबर अनुपात में बंटता है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में
त्रिभुज ए बी सी में DE समांतर AC, DE समांतर AC कैसे मालूम? ये दिया है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है AD बटे DB बराबर BE बटे EC। AD बटे DB बराबर BE बटे EC। जिसको नहीं समझ में आ रहा है बोल सकता है अभी। B बटे EC आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। यही तो लग रहा है भाई, एक त्रिभुज है, इसमें अगर इसके समांतर ये लाइन है तो ये वाला बटे ये वाला बराबर ये बटे ये, यही तो लग रहा है। यहाँ पे इसमें देखो इस तरह से नहीं दिया है, इस तरह से दिया हुआ है कि ये जो लाइन है इसके समांतर है, तो फिर ये वाला खंड बटे ये वाला बराबर ये खंड बटे ये खंड, वही यहाँ लग रहा है। AD बटे DB बराबर BE बटे EC। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब कौन सा त्रिभुज में चले? त्रिभुज BDE में, छोटे त्रिभुज जहाँ पे समांतर दिया हुआ है वहाँ देखो क्या दिया है समांतर। अगला DF समांतर AE, DF AE के समांतर है, तो कौन सा त्रिभुज लेना होगा? ABE लेना होगा। जिस समांतर है वही त्रिभुज लोगे ना जिसके समांतर है, तो ABE लेना है। तो अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABE में चूंकि DF समांतर AE क्या लिखेंगे? दिया है। तो इससे ये पता चलता है कि DF समांतर AE तो इन दोनों को AB और BE को दो बराबर अनुपात में बांटेगा। तो AB का अनुपात AD बटे DB, AD बटे DB बराबर BF, कौन सा? ये वाला त्रिभुज लिए हो ना, और ये काट रही है, तो BF बटे FE बराबर BF बटे FE। ठीक है, हो गया। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करो। BF बटे FE भी इसी के बराबर है और B बटे EC भी उसी चीज के बराबर है ना? समझे? B बटे EC AD बटे DB के बराबर है और BF बटे FE भी AD बटे DB के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ? ये दोनों बराबर हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर हम देखते हैं कि ये दोनों एक ही चीज के बराबर हैं। ये भी उसी के बराबर और ये भी उसी के बराबर। इसका मतलब ये दोनों जो हैं आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर हमें दिखता है कि LHS लेफ्ट हैंड साइड वाला बराबर LHS, तो RHS बराबर RHS। ठीक है, तो ये सब लिखो नहीं, सीधे लिख दो। तुलना करने पर क्या दिखा? BF बटे FE, जो चीज सिद्ध करना है वो दिख गया। BF बटे FE बराबर B बटे EC, यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। पांचवें के गा में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 8 सेंटीमीटर लंबे तांबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है। तो देखो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी और 8 सेंटीमीटर इसका लंबाई है। त्रिज्या मतलब बेलनाकार तार होता है ना, ऐसा बेलन होता है, तो इसकी त्रिज्या दी हुई है यहाँ से यहाँ तक और इसकी लंबाई कितनी है? 8 है। इसको खींचकर 18 मीटर तक बढ़ा दिया जाता है। तो खींचेगा तो पतला हो जाएगा कि मोटा? पतला हो जाएगा। मान लो ये मोटा तार था तो ये अब क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। तो कितनी, लेकिन पतला होगा तो उसकी त्रिज्या कम हो जाएगी, है ना? वही तुमसे पूछा है कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी अगर इसको खींचकर 18 मीटर लंबा कर दिया गया, तो त्रिज्या तो पतली हो गई, वही तुम्हें निकालना है। तो यहाँ की त्रिज्या मान लो r है और लंबाई को हम लोग ऊंचाई भी तो कह सकते हैं ना। ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और जो खींचा हुआ तार है उसकी त्रिज्या मान लिया कितनी हो गई? r डैश हो गई और लंबाई तो दिया ही है
L बोलो या H बोलो, ये बराबर 18 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या बतानी है। क्या नहीं बदला? आयतन। आयतन जितना था अभी भी उतना ही है, तो यही हमें करना है। पहले के तार का आयतन बराबर खींचे तार का आयतन। ठीक है, तो पहले तार का आयतन निकाल लेते हैं यहाँ पे। अतः तार का आयतन यहाँ निकाल लेते हैं। अतः तार का आयतन, चलो तार बेलन है तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है? 1 है, तो पाई को भी रहने दो क्योंकि हमें क्या करना है, बराबर करना है, तो पाई वहाँ कटेगा। तो पाई बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, है ना, यहाँ लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। और h क्या लोगे? 8 लोगे, तो ये हो गया 8 पाई हुआ, 8 पाई घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। ये वाले तार का आयतन आया। इस तार का आयतन यहाँ लिखेंगे खींचे तार की लंबाई, खींचे तार की लंबाई बराबर 18 मीटर। अब क्योंकि ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में लिखना होगा क्योंकि इसके बराबर करना है ना हमें, तो इसको भी सेंटीमीटर में क्या बोलेंगे? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? चलो 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1800 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई। ये सेंटीमीटर में वो मीटर में, दोनों सेंटीमीटर में बदल लेंगे। और क्या लिखेंगे? माना खींचे तार की त्रिज्या कितनी हो गई? r डैश। तो यहाँ लिखेंगे खींचे तार की त्रिज्या, माना खींचे तार की त्रिज्या r बराबर इसकी ऊंचाई h ले रहे हैं, कैपिटल H, क्योंकि यहाँ भी h माना था। और यहाँ पे r डैश लेना है हमको, तो r डैश हमें क्या करना है? खींचे तार का, हाँ, त्रिज्या बराबर r डैश मान लिया। ठीक, तो आयतन बराबर खींचे तार का आयतन बराबर, फिर से ये बेलन ही है तो पाई, यहाँ की त्रिज्या कितनी है? r डैश, 12 मत बना देना, r डैश स्क्वायर h, h क्या लिए हो? कैपिटल H, वैल्यू रख दो उसकी, पाई गुणे r डैश स्क्वायर h मतलब 1800 गुणे 1800 सेंटीमीटर। अब ये दोनों मान अब क्या लिखेंगे? चूंकि आयतन में परिवर्तन नहीं होता, अतः पहले वाले तार का आयतन बराबर खींचे तार का आयतन, इतना लिखेंगे। आयतन में परिवर्तन नहीं होता, अतः पहले वाले तार का आयतन बराबर खींचे तार का आयतन। तो पहले वाला तार का आयतन ये है, तो लिख देंगे 8 पाई r डैश स्क्वायर और 1800, ये खींचे वाले तार का आयतन कितना होगा? जितना पहले था। ठीक है, 8 पाई, 8 इंटू पाई, यहाँ से पाई और पाई कट गया और 8 बटे 1800 आया। r डैश स्क्वायर बराबर 8 बटे 1800, इसी को तुम्हें निकालना है। काट देते हैं किससे? 4 से कट जाएगा ना, 4 दूनी 8 कर देते हैं। 8 से कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 से भी काट देते हैं डायरेक्ट। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 और 2 यहाँ गया ना, तो 8 फिर से 8 दूनी 16, ये 20 हुआ है, ये 20 हुआ है ना, तो 4 यहाँ गया, तो 8 पंजे 40, 1 बटे 225 आ रहा है, तो बराबर 1 बटे 225 r डैश स्क्वायर। तो r बराबर क्या है? r डैश बराबर क्या आएगा? इसका वर्गमूल, 1 बटे 225 का वर्गमूल निकालोगे तो ये तो 15 का है, तो बराबर आ जाए, और 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा, तो आंसर क्या आया? 1 बटे 15 आया। और 15 से फिर 1 को भाग दे दो तो दशमलव में आंसर आ जाएगा। तो 15 से जब भाग देने जाओगे तो क्या होगा? 1 को भाग दोगे 15 से, अब ये तो जा नहीं रहा है तो क्या करें? पॉइंट लगा देंगे। अभी भी नहीं जा रहा है तो 0 बार ले जाएंगे, तो 0 आएगा, है ना, 10 में से 0 गया 10। अब फिर यहाँ पे, ठीक है, अब क्या करें? अब एक 0 है ना इधर, सब इसमें तो 0 है ही है ना, ये 10 में 0.0 तो है ही है, तो फिर एक 0 उतारे 100 हो गया। अब क्या करें? 15 छक्के 90, फिर 10 आएगा तो फिर 100 बनेगा, है ना, फिर से 6 आएगा, तो 0.066 आंसर लिख सकते हैं। 0.06 इतना ही लिखो। कितना आंसर दिया है? 6।
66 आ रहा है, तो इसकी वजह से हम क्या बन सकते हैं 0.67। तो 3 अंक तक निकालोगे है ना, तभी 67 कह पाओगे। ये 3 अंक तक आया है तो इसको इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स हो जाएगा। तो 0.06 और ये क्या बन जाएगा 7 सेंटीमीटर में, है ना, ये सेंटीमीटर में है। अप्रॉक्स करना आता है ना, अप्रॉक्स करना आता है कि नहीं, बार बार बताया तो जाता है। अगर 2 अंक तक तुम्हें बढ़ा के लिखना है तो तीसरे अंक तक निकालो, अगर तुम्हें एक ही अंक तक लिखना है तो 2 अंक तक निकालो, है ना। तो यहाँ पे अगर इसको बढ़ाना होता तो हम यहीं तक निकालते, तो ये 6 है तो क्या हो जाएगा 7, 5 होता तो भी 7 हो जाता, 4 होता तब नहीं कुछ करते, ठीक है। तो इसी को अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। तो 5 के घ में बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात की, सॉरी 5 का घ ही है ना ये, ठीक। 5 का घ बारंबारता बंटन का माध्य ये दिया है, इसकी सहायता से हमें ये सारणी बनानी है। तो हमें पता है कि अगर आंकड़े तुम्हें बड़े नंबर दिख रहे हैं तो तुम्हें कौन सी विधि से निकालना होगा। पहली विधि है FI/XI। अगर छोटे आंकड़े हैं, छोटे नंबर है तो FI/XI से निकाल दो। बड़े दिख रहे हैं तो FI/DI चले जाओ, चेक कर लो FI/DI में भी अगर यहाँ FI/DI बड़े नंबर आ रहे हैं तो एक कॉलम और बढ़ा लो UI के लिए, तो छोटा हो जाएगा। तो तुम कॉलम बनाते चले जाओ, जो तुम्हें ठीक लगे कर सकते हो, जब तक कहा ना जाए कि उचित विधि से करो, तो तुम्हारी मर्जी है। तो भले ही बड़ा आ रहे हो तुम FI/XI से भी कर सकते हो, और अगर कहा गया है उचित विधि तो तुम्हें आगे बढ़ना होगा, जहाँ छोटा हो जाए उस विधि से करो, ठीक है। तो यहाँ हम लोग XI से अगर FI/XI से करेंगे तो बड़े नंबर आएंगे, तो एक स्टेप आगे बढ़ गए, कहाँ पे DI पे चले आए। अगर यहाँ भी बड़े नंबर आते तो कहाँ जाते हैं UI पे चले जाते हैं, ठीक। तो DI बनाने के बाद आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अब आसान नंबर आ सकते हैं, चेक कर लेते हैं। तो पहले क्या है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है, ऊपरी सीमा निम्न सीमा बटे 2, इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दो, तो कितना आएगा जोड़ के 2 से भाग देने पर 50 आएगा, है ना। जोड़ो और 2 से भाग दो, फिर इसको जोड़ो 60, इसी तरह से क्रम से आता जा रहा है। तो ये 70 आएगा और ये 80 और यहाँ पर 90 है। दोनों को सीमाओं को जोड़कर 2 से भाग दे के चेक कर लो। अब DI मतलब है XI माइनस A। A क्या होता है, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य कौन होता है, जो मध्य का XI है। तो मध्य में कौन है 70 है, इधर भी 2 इधर भी 2, तो ये मध्य का XI को हम लोग बोलते हैं कल्पित माध्य, यही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं DI निकालेंगे, तो सब में से XI में से इसी को घटाते जाएंगे। तो इसमें से भी इसको घटाओ, इसमें से भी घटाओ, खुद में से भी घटाओ, फिर इसमें से। तो 50 में से 70 माइनस 20, 60 में से 70 माइनस 10, और खुद में से खुद जाएगा तो 0, फिर 80 में से 70 प्लस 10, फिर 90 में से 70 प्लस 20, ये आ गया DI। अब क्या चाहिए FI/DI। तो FI कहाँ है, ये है FI इंटू DI, गुणा करना है तो कितना आएगा -60, है ना। और उसके बाद फिर से FI/DI, दैट मीन्स 10 गुणे 10 कितना हो गया -100, और कहाँ जा रहा है, उसके सामने ही लिखो -100। अब यहाँ से 0 से गुणा होगा तो 0 ही आएगा FI/DI। फिर 10 गुणे 8 80, और फिर 20 गुणे 3 60, ठीक है। FI इंटू DI, तो ये FI और उधर ये क्या है DI, गुणा हो गया। अब सिग्मा FI/DI, इसको जोड़ लो, कितना हो गया -160। अब देखो +60 -60 0 हुआ, और -100 प्लस 80 -20 आएगा, तो आएगा आंसर -20। और क्योंकि हमें सिग्मा FI चाहिए तो यहाँ सिग्मा FI जोड़ लेना है, ठीक है। इन सबको जोड़ लेंगे 35 आएगा। तो सबसे पहले हम D बार निकाल लें, क्योंकि माध्य निकालने के लिए ये सूत्र है A प्लस D बार, इसलिए हमें D बार, इस D का माध्य निकालना है, D का। तो FI/DI बटे सिग्मा FI, तो FI/DI बटे सिग्मा FI कर लो। सिग्मा FI/DI -20 बटे सिग्मा FI 35, इसको काट लो, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, -4 बटे 7 आया।
अब देखो माध्य निकालना है तो a प्लस डी बार आ चुका है और a कितना है 70 है, तो यहाँ रख दो a बराबर 70 प्लस हाँ -4/7 डी बार का प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो 70 -4/7 आएगा। अब लासा ले लोगे, 7 7 49, कितना हो गया 490 हुआ, 490 -4 पूरे का बटे 7 कितना हो गया 486 7 486/7 दशमलव में बदल लो। आंसर कैसे दिया है दशमलव में, तो 7 से भाग दे लो, 7 छंग 42, 7 छंग 42 हो गया, 6 बचा तो 7 9 63, फिर 3 बचेगा, 7 चौक 28, फिर 7 एकम 7, ऐसे हाँ 7 दूनी 14 है ना, तो 69.42 सही है, ये आंसर हो गया। तो हल करें तो द्विघात बनेगा, लासा लोगे x गुणे x स्क्वायर -3 पूरे का बटे x बराबर 3, x वहाँ गुणा होगा तो x स्क्वायर -3 बराबर 3x इधर लाओगे, x स्क्वायर -3x -3 बराबर 0, प्लस है तो इधर आके माइनस, और ये माइनस बाद में लिखा जाएगा, द्विघात बन गया। अब गुणनखंड विधि से देखो नहीं हो पाएगा, क्योंकि a इंटू सी हम लोग कर रहे हैं, तो a 1 है यहाँ पर और c कितना है -3 है, गुणा करने पर -3 आ रहा है, तो ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करें तो -3 आए और माइनस क्या कह रहा है घटाने पर 3 आए, ऐसा कोई नहीं मिलेगा है ना, तो फिर ये गुणनखंड से नहीं हो पाएगा, सूत्र करेंगे तो लिखेंगे द्विघात सूत्र द्वारा। द्विघात सूत्र कौन बताएगा, किसको याद है, दीपक बताओगे तुम, दीपक बताओगे, कोई बताएगा द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं याद है, रोज सवाल लगाते हैं नहीं याद है, लेकिन x बराबर प्लस x बराबर माइनस बी, हाँ तुम बताओ तुम्हें याद है, बोलो x बराबर माइनस बी, उसके बाद प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac पूरे का बटे 2a, ये सूत्र है। सारे मान यहाँ रख दो, तो x बराबर आ रहा है -b, तो b कहाँ है, हाँ इसके पहले तुम्हें सारी चीज़ें यहाँ पे लिख लेना होगा है ना, एक जगह यहाँ पे लिख लेना, a कितना है, a बराबर 1 है और b बराबर -3 है और c बराबर -3 है, दोनों यहाँ रख दो, तो b की जगह हमें रखना है -3, पीछे भी माइनस है तो क्या हो जाएगा +3 होगा, तो +3 हो गया, और प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर तो 9 ही आएगा ना, +9 -4 a मतलब 1 c मतलब -3 पूरे का बटे 2 a मतलब 1, तो इसको आगे हल करेंगे, यहाँ पे 3 प्लस माइनस रूट में क्या बना, ये माइनस है ना, तो पीछे भी माइनस है तो +12 हो जाएगा, तो 9 + 12 बटे 2 एकम 2। आगे फर्दर हल करेंगे इसको, तो बनेगा x बराबर 3 प्लस माइनस 12 9 21 आएगा, रूट में 21 प्लस 21 पूरे का बटे 2, तो रूट 21 तो निकलेगा नहीं है ना, वैसे ही रहने देंगे, तो एक बार प्लस वाला ले लेंगे और एक बार माइनस वाला, अतः मूल अल्फा बराबर एक बार 3 प्लस √21/2 और बीटा बराबर 3 माइनस √21/2, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर है। छठवें का खा देखो, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, 8 मीटर ऊंचा भवन है एक, मान लो ये भवन है 8 मीटर और एक मीनार है, मीनार बड़ी ही होगी और ये जमीन है, तो क्या कह रहा है, भवन के शिखर से मीनार के
शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन के शिखर से मीनार के शिखर को ये देखना है। तो ये भवन है तो क्षैतिज रेखा ये हो गई, यहाँ से उन्नयन कोण ये बन रहा है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री है। तथा उस मीनार की पाद बिंदु मीन्स पैर का, यहीं से पैर का, तो ये क्षैतिज रेखा से अब नीचे देखेंगे अवनमन कोण ये कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ इस क्षैतिज रेखा से बनाना है कोण 45 डिग्री, 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो माना मीनार की ऊंचाई है कैपिटल H, यहाँ मान लिया कैपिटल H। भवन की ऊंचाई स्मॉल h जो कि दी हुई है 8 मीटर है, 8 मीटर। बस तुम्हें मीनार की ऊंचाई बतानी है तो सब लिख देंगे जो जो दिया है। भवन की ऊंचाई बराबर h बराबर 8 मीटर, माना मीनार की ऊंचाई बराबर कैपिटल H। उसके बाद अब काम करेंगे, त्रिभुज का नाम दे दिया जाएगा यहाँ पे ABCD और यहाँ पे E। तो पहले एक त्रिभुज लेंगे फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे। तो कौन सा त्रिभुज लें, जैसे तुम देख रहे हो ये DE बराबर AB ये सब लिख देंगे। AB बराबर DE कितने के बराबर हो जाएगी, दोनों बराबर हैं, ठीक है। AB बराबर D और AD बराबर B, दोनों बराबर हैं, 10 मीटर है, 8 मीटर, और वो किसके बराबर है 8 मीटर के, 8 मीटर, ठीक है। बस इतना लिखने के बाद अब दोनों त्रिभुज में काम करेंगे। यहाँ 45 डिग्री है तो ये रेखाएं समांतर हैं, समांतर से तिर्यक तक, समांतर से तिर्यक तक एकांतर कोण हो गए, तो ये भी हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो एक बार इस त्रिभुज में काम करेंगे और एक बार इस त्रिभुज में काम करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में लंब बटे आधार AD बटे AB बराबर लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। तो AD कितना है 8 है, 8 बटे AB बराबर tan थीटा, थीटा कितना है 45 है, तो tan 45 लिख देंगे यहाँ। इससे हल करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, AB मिलेगा, 45 का मान 1 आता है तो AB एक कम, AB बराबर 8, तो यहाँ पे AB बराबर आ गया 8 मीटर, AB मिल गया, ठीक है। AB मिल गया तो D भी मिल गया क्योंकि AB बराबर D। तब चलते हैं अब दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज DCE या CDE। अब त्रिभुज DCE में फिर से लंब बटे आधार, दैट मीन्स CE बटे आधार, आधार मतलब D बराबर tan थीटा, और वो कितना है C तो पता नहीं है, D पता है, तो CE बटे DE, D कितना है बराबर, D बराबर AB, दैट मीन्स 8। तो यहाँ एक बार लिख देंगे AB बराबर tan थीटा कितना है 60 डिग्री। आगे बढ़ेंगे तो AB की जगह हम क्या लिख देंगे 8, तो हो गया CE बटे 8 बराबर tan 60 का मान √3, तो CE बराबर आ गया 8√3 मीटर, ये मिल गया CE। अब क्या चाहिए हमें, मीनार की ऊंचाई, यहाँ लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर कैपिटल H बराबर क्या मिलेगा B प्लस CE। तो B निकाले हो, B कितना निकला है, B कहाँ है, B तो पता ही है ना 8 मीटर है, तो B हो गई 8 मीटर प्लस C 8√3 मीटर, 8√3 मीटर, दोनों जुड़ गए। √3 का मान तो दिया नहीं गया है तो डायरेक्ट √3 में ही आंसर निकालेंगे। यहाँ पे 8 कॉमन ले सकते हैं, तो 8 कॉमन लिया 1 प्लस √3 मीटर, ये आंसर हो जाएगा मीनार की ऊंचाई।
तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। शंकु का छिन्नक, छिन्नक कैसे बनता है? एक शंकु को अगर हम लोग आयताकार पृष्ठ से काट दें, ये शंकु है, इसको हमें इसके पृष्ठ को कैसे काट देना है? किसी एक आयताकार तल से ऐसे काट दो, यहाँ से काट दो तो ये आकृति बनेगी। ऊपर का हटा दो तो ऐसा ही बनेगा, है ना। काट दोगे तो ठोस है ना, तो यहाँ भी ठोस रहेगा ऐसा। यही वाला जो हिस्सा, जो कटा वाला हिस्सा है, वही कहलाता है छिन्नक। ठीक है, तो एक बाल्टी कह सकते हैं। तो छिन्नक में जो छोटा वाला त्रिज्या रहेगी उसे फॉर्मूले में हम R1 बोलेंगे, और जो बड़ी त्रिज्या है उसे R2 बोलेंगे। और ये जो ऊंचाई है लंबवत यहाँ से यहाँ तक, ये छिन्नक की ऊंचाई कहलाएगी। और ये क्या हो जाएगी? छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो सवाल में देखो क्या क्या दिया हुआ है। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 8 है। तिर्यक ऊंचाई मतलब L दिया हुआ है, तो L बराबर लिख देना, तिर्यक दिया है, तिर्यक ऊंचाई L बराबर 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये ना, हाँ 8 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? इसके वृत्तीय सिरों की परिधियां 28 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। तो 28 कौन सी होगी? बड़ी वाली परिधि, और ये कौन सी होगी? 14 सेंटीमीटर। तो परिधियां C1 मान लिया, छोटी वाली परिधि C1, बड़ी वाली C2, क्योंकि हमने R1 को छोटा माना है, R2 को बड़ा माना है। तो C1 बराबर, यहाँ लिख देंगे कितना है C1, यानी छोटी त्रिज्या, छोटा परिधि 14 है। तो यहाँ 14 लिख दो, बराबर 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे R1। R1 चाहिए ना, ये सूत्र है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए R1 चाहिए, तो R1 यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखो क्या हुआ, 2 एकम 2 और यहाँ 2 सत्ते 14 आएगा ना नीचे, और 7 यहाँ है, ये 7 आकर गुणा हो जाएगा। तो R1 बराबर क्या आ गया? 49 आया। 49 और 22 फिर भाग भी तो देगा। तो R1 बराबर 7 सत्ते 49 बटे 22। तो अब ये तो कटेगा नहीं, है ना, पॉइंट में नहीं करेंगे, बटे में रहने दो। R1 बटे 49 बटे 22, R1 बराबर। इसी तरह R2 निकाल लेंगे। तो R2 बराबर दिया है, C2 बराबर दिया हुआ है इसके लिए, C2 बराबर 2 पाई R2, ये निकालेंगे। तो C2 कितना है? 28 है। तो 28 बराबर 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे R2। अब यहाँ से फिर से ये 14 हो जाएगा, 7 आके गुणा होगा, तो 14 सत्ते 91, 98, 14 सत्ते 98, और फिर 22 इसको आकर भाग दे देगा, बराबर R2। अब ये तो कट जाएगा एक बार, तो काट लो। किससे कटेगा? 2 11, 2 चौक 8, 1 2 9 18, 49 बटे 11। तो R2 बराबर आ गया 49 बटे 11, R2। ठीक है, अब यहाँ सूत्र लगाएंगे। L चाहिए तुम्हें, तिर्यक ऊंचाई दी नहीं है, दिया है तो अच्छी बात है, तिर्यक ऊंचाई 8 है, तो फिर ठीक है, इस सूत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इसको लिखना मत, जब तक ज़रूरत ना पड़े इसको मत लिखना, तो इसको हटा देते हैं। तो अब सूत्र अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगा दो सीधे यहाँ, पाई इंटू R1 प्लस R2, R1 मीन्स 49/22, 49/22 प्लस R2 49/11, 49/11। L तिर्यक ऊंचाई 8। ठीक है, अब तुम्हें लासा लेना है, 22 आएगा लासा, तो 22 एकम 22, फिर 49 एकम 49, और यहाँ पे पाई का मान अगर रखा जाए तो पाई में तो आंसर नहीं दिया है, तो 22 बटे 7, और यहाँ पे आ गया लासा हमने लिया कितना? 22, तो 22 एकम 22, 49 एकम 49, प्लस 11 दूना 22, और फिर 49 दूना 98, 98 बटे 22 गुणे 8। हल करो, अब इसको जोड़ लो, 22 बटे 7, ये कितना हो गया? 147 है ना। तो 147 बटे 22 गुणे 8। अब जहाँ जो जो कट रहा हो काटो, देखो 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 22 और 22, बस हो गया, 21 गुणे 8 बचा। तो आंसर आ गया 21 गुणे 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 क्षेत्रफल है, तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया।
छिन्नक वक्र पृष्ठ। तो अब क्या करें, माध्यिका निकालनी है, आंकड़ा दिया हुआ है 6वीं का घ। तो पहले हमने ये एक सारणी बना ली संचयी बारंबारता की, ठीक है। माध्यिका में हमेशा संचयी बारंबारता बनानी है ये। तो संचयी बारंबारता सबको जोड़ते जाना है। पहले 4 लिखेंगे, 4 में 13 कितना हो गया 17, 17 में 18 35 हो गया, 35 में 9 44, 44 में फिर 6 50, ये आ गया संचयी बारंबारता बन गई। सिग्मा FI कितना आता है, यही आता है 50। तो चाहिए क्या, वो चाहिए अभी ना n के लिए। तो सिग्मा FI आ रहा है यहाँ पे 50। यही आता है, इसको जोड़ोगे तो 50। तो माध्यक वर्ग चाहिए। तो माध्यक वर्ग बराबर क्या होता है, n/2 करने पर जो संख्या आएगी उसके जस्ट आगे वाली संचयी बारंबारता जो होगी वही कहलाएगी, उसी का वर्ग कहलाएगा माध्यक वर्ग। तो n/2 कर लो। n/2 क्या है, पहले n/2 निकाल लो। n/2 मतलब टोटल n क्या है 50, 50 हाँ, तो 50/2 करोगे तो आ रहा है 25। तो माध्यक वर्ग क्या होगा, माध्यक वर्ग बराबर इज ग्रेटर देन 25, है ना। कौन है वो 25, कहाँ है, यहाँ पे है 25, है ना। माध्यक वर्ग 25 से जस्ट बाद वाला, तो इसके आगे वाला 35, माध्यक वर्ग यही होगा। अच्छा, जिसकी संचयी बारंबारता 25 से ज़्यादा है तो यही आ रही है, हाँ। तो माध्यक वर्ग ये हो गया, माध्यक वर्ग बराबर हो गया 20 से 30। तो इसकी निम्न सीमा आपकी L चाहिए ना हमें, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर 20। और क्या चाहिए, F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, इसकी बारंबारता कितनी है 18। और CF क्या है, माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, इसके पहले वर्ग की संचयी 17। तो CF बराबर 17, ये सब लिख देना सबका नाम तब करना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, माध्यिका निकालते हैं। तो L कितना लिया है 20, 20 प्लस n/2 मतलब 25 आया ही है, तो यहाँ रख दो। 25 माइनस CF 17 बटे F 18 गुणे H, H यहाँ लिख देना H, माध्य क्या है ये, वर्ग माप। H वर्ग माप बराबर 10 का है ना, 10 अब रख दो यहाँ पे और उसको हल कर लो। 20 प्लस 25 में से 17 गया 8, 8 बटे 18 गुणे 10, हाँ क्या बात, 25 में से 17 गया 8 आया। तो अब इसको काट दो यहाँ पे, जहाँ जहाँ कट रहा है, 2 चौक 8 और 2 नवा 18। अब कुछ कटेगा नहीं, 20 प्लस और ये 10 यहाँ गुणा ही होना पड़ेगा, 10 चौक 40 बटे 9। अब जोड़ दो, 9 दूनी 18, 180 प्लस 40 बटे 9 220 बटे 9। इसको हल कर लो दशमलव में, कितना आ रहा है, 9 दूना 18, 2 बचेगा 0, फिर 9 दूना 18, फिर 22.22 आएगा, है ना। भाग देने पर 9 दूनी 18 और क्या आएगा, सॉरी 4 आएगा ना, हाँ 4 आएगा। तो 220 को भाग दे लो भाई, हाँ दे दिया भाग, कितना आ रहा है 24.44, यही आंसर हो जाएगा। 7वें के काम में क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो लिख देंगे माना, अब इसमें कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या है, माना छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या y है। तो लिख देंगे छोटी संख्या, कुछ भी लिखो किसी को भी, छोटी संख्या x और बड़ी संख्या y, माना करके लिखना, बड़ी संख्या बराबर y। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार
संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार कह रहा है संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। बताओ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखें या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखें? क्या लिखें बराबर 180? बोलो, यही लिखें? तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे तो पॉजिटिव आएगा। अगर हमने छोटी को x माना है तो x में से कैसे बड़ा घटाओगे तो पॉजिटिव कैसे आएगा? प्लस आया है तो बड़ी में से छोटी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180। तो ये दिया हुआ है। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर बराबर क्या बनेगा? 180 प्लस एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 इसको डाल देंगे। आगे देखो, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार छोटी संख्या कौन है? x है, जिसका नाम पहले लिया उसको पहले लिख दिया। छोटी संख्या का वर्ग बराबर किसके है? बड़ी संख्या के वर्ग का, नहीं वर्ग का नहीं, बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़ी संख्या है y, उसका 8 गुना बन गया एक। तो एक्स स्क्वायर बराबर 8y, एक्स स्क्वायर बराबर 8y। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 बना। तो ये ज़्यादा सही होगा कि हम लोग इसको ऐसे ही रहने दें, एक्स स्क्वायर की जगह 8y लिख दें, है ना? तो ये बनाना सही नहीं पड़ रहा है, यही रहने देते हैं। तो y में बनेगा और क्या, वैसे x में बनता। तो अभी समीकरण नंबर 2 से एक्स स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या बनेगा? लिख देना, ये बात लिख देना। 2 से एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर उसके बाद ये लिखना वाई स्क्वायर माइनस एक्स की जगह 8y, 8y एक्स स्क्वायर की जगह है। अब स्क्वायर मत कर देना, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का ही मान है ये। x का मान होता तब यहाँ पे हम लोग इसका स्क्वायर करते, तो एक्स स्क्वायर ही है तो 8y आएगा बराबर 180। अब इसको इधर लाओ, द्विघात के रूप में आ गया। तो वाई स्क्वायर माइनस 8y, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180, हाँ हाँ, वाई स्क्वायर माइनस 180 बराबर 0। अब इसको हल करो, a इंटू सी गुणनखंड हो जाएगा 1 इंटू माइनस 180 बराबर माइनस 180। हाँ प्लस 10 माइनस 18 गुणे 10, 18 गुणे 10 कैसे आएगा? हाँ 10 करेंगे, ठीक है। ऐसी दो संख्याएं गुणा करने पर 180 है, माइनस कह रहा है कि घटाने पर 8 है। तो 10 और 18 है, गुणा करोगे 180 आएगा, 18 में से 10 घटा दोगे तो 8 आ जाएगा। तो तोड़ देंगे 8 को किसमें? 18 और 10 में। वाई स्क्वायर माइनस वाई 18 माइनस 10, और y है तो यहाँ y लिख दो माइनस x। हाँ अच्छा, y लिख चुके, y यहाँ लिख चुके, माइनस 180 बराबर 0। अब वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस माइनस प्लस 10y माइनस 180 बराबर 0। अब यहाँ पे दो दो का जोड़ा बना के गुणनखंड करो, तो y ले लिया, y माइनस 18, यहाँ पे 10 ले लिया, y माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ बना y माइनस 18, ये कॉमन मिल रहा है दोनों में, और यहाँ y प्लस 10 बचा, y प्लस 10 बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर, y माइनस 18 बराबर 0 है तो y बराबर 18 आएगा, और यदि y प्लस 10 बराबर 0 है तो y बराबर माइनस 10 आएगा। कौन सा अमान्य है कि दोनों सही है? धनात्मक संख्या लिखा है कुछ, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो y बराबर आया 18, तो y का मान अगर हम लोग यहाँ रख देंगे तो x मिल जाएगा कहाँ पे? इस जगह पे, है ना, 8 गुणे 18,
तो y का मान समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें x मिलेगा। तो ऋणात्मक अगर रखेंगे हम लोग यहाँ पे तो ऋणात्मक मान का अमान्य हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर हम लोग y -10 रखेंगे तो -80 आएगा, और ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल थोड़ी निकलता है, तो y क्या है, अमान्य हो गया। ठीक है, ये अमान्य हो गया, और ये हो गया y का पहली संख्या। कौन सी है ये, बड़ी संख्या। तो लिख लेंगे अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखेंगे यहाँ पे x² - 8 गुणे 18, x² बराबर 8 गुणे 18। तो 8 गुणे 18 आ रहा है अगर, तो हाँ इसका 144 करो या कैसे भी गुणनखंड करके वर्गमूल निकाल लो। तो अगर 18 गुणे 8 मालूम है तुम्हें 144 होता है, तो 144 है तो x बराबर क्या होगा, उसका वर्गमूल हो जाएगा। 144 का वर्गमूल कितना आता है, 12। अगर मान लो गुणा नहीं करना होता तो गुणनखंड कर लेते डायरेक्ट इसका। ठीक है, ऐसे कर सकते थे। 8 का गुणनखंड 3 बार 3, और 18 का क्या होगा, 9 गुणे 2। तो देखो यहाँ 2 और 2 का जोड़ा बन गया, और 9 का तो 3 होता ही है, तो 2 इसका आ गया, है ना, और 2 ये वाले जोड़े में से बाहर आ गया, और 9 का तो 3 होता है, तो 4 3 12, यहाँ से भी आ जाता, कहीं से भी कर लो। तो क्या आ गया, x बराबर 12। अब लास्ट में लिख दोगे, अतः छोटी संख्या x बराबर 12 तथा बड़ी संख्या y बराबर 18। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब कर रहे हैं 7वें का ख में त्रिभुज की रचना करनी है। लगातार हम लोग करते आए हैं। पहले एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6.5। तो रफ चित्र यहाँ बना लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो मान लो ये BC बराबर 6.5 है, AB 5 है। तो मान लो ये BC है और AB दिया हुआ है 5.5, और ये है 5.0 है, 5.0 सेंटीमीटर, और ये 6.5 सेंटीमीटर। ऐसे त्रिभुज रफली बना लेना या लिख देना रफ चित्र। इसी के अकॉर्डिंग त्रिभुज की रचना करो। तो सबसे पहले एक बड़ी लाइन खींच लोगे, यहाँ पे क्या रखोगे, नाम B रखोगे। कितने सेंटीमीटर का चाप काटोगे, जितनी भुजा है 6.5 स्केल पे नाप के यहाँ पे काट दोगे। तो मान लो ये चाप कट गया। अब यहाँ क्या नाम रखना पड़ेगा, C मालूम ही है, यहाँ से दिख रहा है C होना चाहिए। अब कह रहा है कोण B दिया हुआ है, कोण ABC बराबर 60 डिग्री। जो जो दिया है वो लिख लेना। यहाँ दिया है कोण ABC बराबर 60 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ये सब लिख लेना, और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, ऐसा लिख लेना। तो तुम्हें दिख रहा है कोण, ये कौन सा B है ना, यहाँ पर कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। तो तुम्हारा काम है कि यहाँ पर तुम 60 डिग्री का एक कोण बनाओ। ठीक है, तो 60 डिग्री का कोण, यहाँ नीचे आते हैं थोड़ा। ये तुमने लाइन खींची है B, इसका कुछ नाम दे दो Y, और यहाँ पे तुमने एक चाप काटा है 6.5 का, और तुम्हें B पर 60 डिग्री बनाना है। इस चित्र से समझ में आ रहा है। तो पटरी प्रकार की सहायता से यहाँ पे एक 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। आता है सबको 60 डिग्री का कोण बनाना। यहाँ पे चाप रखते हैं, एक कोई भी एक चाप लगाते हैं, फिर यहाँ रखते हैं और एक चाप यहाँ लगा देते हैं, तो ये 60 हो जाता है। अब यहाँ से स्केल की सहायता से इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, बड़ी रेखा, ये बन गया 60 डिग्री। अब इस रेखा पर कितने चाप काटना है, 5। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से नाप के यहाँ पे काट देंगे। तो ये हो गया, कौन सा बिंदु कहलाएगा, A। ये A हो गया, A से C को मिला दिया, तो जो त्रिभुज पहले कहा गया है वो बन गया ABC। अब एक और त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं की 4/5 हो। तो अब तुम्हें क्या दिया है, ये स्केल गुणक दिया है। 4/5 स्केल गुणक होता है, बराबर 4/5। तो इससे हम क्या करते हैं, BC से न्यून कोण बनाती हुई एक बड़ी रेखा X खींच दिया। जो बड़ी संख्या है उसके बराबर यहाँ टुकड़े करेंगे, 5 टुकड़े बराबर बराबर। तो 1 2 3 4
5 बराबर है ना, एक बार फैला लिया वही करते चले गए, बराबर हो गया। ये क्या हो गया, B1 B2 B3 B4 और B5। लास्ट वाले को C से मिला देंगे। अब इस रेखा के B5C के समांतर कहाँ से खींचेंगे, 4 से। 4 से तो समांतर खींचने के लिए यहाँ पे एक चाप लगाया, वही चाप 4 पे लगाया, जहाँ काटा है यहाँ पे रहने दिया। अब यहाँ से यहाँ तक नाप लिया है ना, गोला प्रकार से यहाँ से यहाँ तक फैला लिया। यही चाप यहाँ रखकर जहाँ काटा था यहाँ लगाएंगे और यहाँ 4 से इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। जहाँ काटेगा वहाँ पे C के बगल में C। फिर यही काम यहाँ करना है, इसके समांतर यहाँ से रेखा खींचनी है। तो फिर से समांतर रेखा के लिए यहाँ पर चाप लगाया, फिर यही चाप C पे लगाया, यहाँ काटा, इस चाप को नापा, जहाँ काटा है वहाँ रखा और एक चाप लगा दिया। इन दोनों को मिलाते हुए आगे ले गए, जहाँ पे काटा वहाँ पर A' लग दिया। अभीष्ट त्रिभुज ये वाला A', B, C' प्राप्त हुआ। ठीक, रचना के चरण के लिए फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं आप लोग। ठीक, ये